दोस्तों, रिजर्वेशन सिस्टम या कहे तो ग्रेट इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम, ये आए दिन चर्चा में रहता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके फायदे हैं तो क्या फायदे हैं, और अगर एक्चुअल में फायदे हैं भी या फिर केवल पॉलिटिकल टूल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये न्यूज और कंट्रोवर्सीज से भी घिरा रहता है। कुछ कहते हैं कि मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करता है रिजर्वेशन, जबकि कुछ कहते हैं कि हिस्टोरिकल जो इनइक्वालिटीज हैं उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए एक बहुत बेहतर टूल है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो क्या एक्चुअल में ये बेटर टूल है, और अगर प्रेजेंट इंस्टेंस में अगर देखें जो रिजर्वेशन के बारे में बात चल रही है, जो डिमांड्स चल रही है, अगर आप देखेंगे तो मराठा रिजर्वेशन के बारे में इस तरीके से आप देखिए कि 2024 में महाराष्ट्र की विधानसभा और उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में इस तरीके से यूनानिमसली एक बिल पास होता है। सारे जो एमएलएज है उस बिल के लिए अपना मत देते हैं और मेजॉरिटी तरीके से देखें तो वो बिल पास होता है। जब वो बिल पास हो जाता है तो उसमें ये बात लिखी रहती है कि मराठा जो है उनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको इस तरीके से समझिए कि महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में 52% रिजर्व्ड मतलब रिजर्वेशन है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन है, मतलब दो पहलू हो जाते हैं, एक होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और दूसरे होते हैं जॉब्स, राइट। अब इसमें इस तरीके से समझिए कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट का हो, या मतलब समझ लीजिए पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, या उसके साथ साथ प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये दो पहलू हो गए। उसके बाद में दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है जॉब का, तो जॉब में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। तो ये जो तीन कैटेगरीज हैं इस तरीके से देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और उसके साथ साथ जॉब्स के बारे में बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो जॉब्स है, इनके अंदर कहीं ना कहीं 52% रिजर्वेशन है। मतलब इसके अलावा जितनी भी है वो अनरिजर्व सीट है, उसमें हर कोई फाइट कर सकता है, लेकिन ये जो है ये रिजर्व्ड है। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम। अब ये 52 है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 19% ओबीसीज हैं, 19% ओबीसीज है। लेकिन उसी के साथ में जब ये बिल आया तो उसमें एक तरीके से 10% और इसके ऊपर और 10% रिजर्वेशन लाने की बात की गई। मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर बढ़ के हो जाता है 62%। और ये जो 10% लाने की बात की गई, ये की गई मराठा के रिस्पेक्ट में, कि मराठा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है महाराष्ट्र का। अगर आप उस तरीके से नंबर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली आप देखेंगे 28% महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है दे आर मराठास, और इनका पॉलिटिकली या फिर आप देखेंगे हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है महाराष्ट्र के रिस्पेक्ट में। तो ये डिमांड थी रिजर्वेशन की इस तरीके से। और अगर आप ये पर्टिकुलर ये पूरा महाराष्ट्र का मैप है, उसमें ये रीजन अगर आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है मराठावाड़ रीजन, और मराठावाड़ रीजन से आपको मिलती है 46 सीट्स, उस तरीके से आप पाएंगे। अब ये जो 46 सीट्स है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल टूल है, या एक्चुअल में कोई सोशल जस्टिस करने की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं यहां से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है, जिसको हम देखेंगे आगे। तो ये इस तरीके से पूरी स्टोरी थी कि जो रिजर्वेशन दे रहे थे 10% का, वो कहीं ना कहीं 52% के ऊपर, और मतलब टोटल 62% रिजर्वेशन हो जाता। लेकिन आप याद कीजिए 1992 में इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया था कि मतलब मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है वो तो 50% है, उसके ऊपर अगर आप जाते तो कहीं ना कहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, संविधान को ब्रीच करेगा, उसका वॉयलेशन होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर जो सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है अपने लोगों को, वोटर जो टर्नआउट है उसको उस तरीके से इंप्रेस करने के लिए कि उनके कम्युनिटी के लिए कुछ कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो ये जो बैलेंस है ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अब ये जो चीजें हो रही है, इसके फर्दर डेवलपमेंट्स में आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि और क्या नुआंसेस थे, मतलब सिर्फ एक ही यही पहलू था या और भी कुछ उसमें था। तो उस तरीके से समझिए आप कि महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक तरीके से क्या है, ड्राफ्ट बेस्ड मतलब शुक्रे कमीशन। अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन लाना है तो उसके लिए उसके पीछे एक कमीशन बैठेगा, वो रिपोर्ट तैयार करेगा उस तरीके से। तो आप पाएंगे ये शुक्री कमीशन है, ये महाराष्ट्र सरकार ने इनको कॉन्स्टिट्यूट किया था, उस तरीके से उसके कुछ मेंबर्स थे, और उन्होंने डेटा वो सारी चीज को देखकर बताया, अपनी रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि उस तरीके से मराठास के लिए 10% रिजर्वेशन होना चाहिए। अब उनके जो भी तथ्य थे वो सारे रिपोर्ट्स में थे। तो वो एक चीज है, और उसमें भी आप देखेंगे कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी बताया जा रहा है मराठों को। इसका मतलब क्या हुआ, दो पहलू है इसमें, एक एजुकेशन और एक सोशल एस्पेक्ट है। मतलब मराठास सोशली पिछड़ा हुआ उस तरीके से कम्युनिटी है, और एजुकेशनली भी पिछड़ा हुआ कम्युनिटी, ये दो एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और यही आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं मराठा रिजर्वेशन के, वो यही कहते हैं कि ये एक्चुअल में चीज तो है ही नहीं,
जब आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स बता रही है, और उसके बाद ये इस तरीके से हेडलाइन देखते तो आपको समझ में आएगा इकोनॉमिकली पिछड़ा समझ में आता है, लेकिन सोशली और एजुकेशनली जो पिछड़ा हुआ चीज है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये एक एस्पेक्ट है। उसी के साथ में जो 10% रिजर्वेशन है उसकी बात की गई, और उसमें कहां पे, गवर्नमेंट जॉब्स में, जो हमने बात किया जॉब्स के मामले में गवर्नमेंट जॉब्स, और अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों में बात होती है। ये चीज हो गया। और कहीं ना कहीं ओवर एंड अबव मतलब 52% है प्लस 10% उसके ऊपर देखने को मिलेगा। और किसको मिलेगा, जो एक तरीके से देखेंगे कि नॉन क्रीमी जो है उनको मिलेगा, क्रीमी लेयर जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको इस तरीके से समझिए कि जो भी मराठा कम्युनिटी है, जरूरी थोड़ी है कि के सारे एससी बीसी होंगे, कुछ उनमें से होंगे जिनके पास अच्छी खासी आय है, या फिर कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि कोई एक लिमिट है, लेट्स से 8 लाख है, एक हाइपोथेटिकल नंबर लीजिए, 8 लाख का लिमिट है, जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो क्रीमी में आ जाएंगे कि दे आर द क्रीम, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है रिजर्वेशन की, वो ऑलरेडी अच्छे स्टेचर में है। जबकि इनके नीचे वाला जो नंबर है उनको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, सोशल मोबिलिटी मिल जाएगा, तो वो एक एस्पेक्ट है। तो जो नीचे वाला नंबर है उसे कहते हैं एनसीएल या नॉन क्रीमी लेयर, जिनको आवश्यकता है या जिन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, और जिसके ऊपर वाले हैं वो कहीं ना कहीं अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे, दे आर क्रीमी लेयर। ये एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है, और ये सारे नुआंसेस है बिल के। तो इस तरीके से हो गया। सिमिलरली इसके साथ में देखिए कि क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को या सेंटर को इस तरीके से ये सारी आजादी देता है कि इस तरीके से रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो उसके क्या पहलू होने चाहिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कि आर्टिकल 242A के तहत उस तरीके से देखेंगे तो ये स्टेट करता है, आर्टिकल 242A ये कहता है कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसके साथ सेंटर के रिस्पेक्ट में भी हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक तरीके से आप देखेंगे कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, या ये जो भी चीजें हैं, ये उस तरीके से देखेंगे कि जो भी सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं, मतलब सेंट्रल लिस्ट में जो आते हैं वो तो हमें समझ में आता है कि दे आर एससीबीसीज, लेकिन स्टेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि स्टेट के रिस्पेक्ट में आप इस तरीके से देखिए, लाइक यू फाइंड इट दिस वे, जैसे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में इफ यू सी दिस वे, देन ऑल ओवर इंडिया के लिए भी देयर इज अ लिस्ट, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, वो सेंट्रल लिस्ट के एससीबीसीज है। उसके साथ साथ लेट्स से महाराष्ट्र है, तो उसके लिए भी अलग लिस्ट बनेगी, और जरूरी नहीं है कि ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट में सब लोग सेम हो, राइट, इसमें डिस्पैरिटीज या अलग फर्क हो सकता है। अब ये वाली जो लिस्ट बनेगी ये स्टेट बनाएगा। अब स्टेट ये जो लिस्ट बनाता है ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 342A के तहत बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, वहां से अनुमति है कि इस तरीके से रिजर्वेशन ऐसे प्रोवाइड किया जा सकता है। ये एक एस्पेक्ट हो जाता है। सिमिलरली आर्टिकल 15 क्लॉज 4, अब ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये हो जाता है कि स्पेशल प्रोविजन बनाएगा स्टेट, सरकार स्पेशल प्रोविजन बनाएगी किस रिस्पेक्ट में, कि एडवांसमेंट करना है एससीबीसीज का या एससी का या एसटी का, मतलब जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, सोशली मार्जिनलाइज कम्युनिटी, उनका जो है एडवांसमेंट करने की जिम्मेदारी हो जाती है स्टेट की। तो एक ये उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सिमिलरली इफ यू सी आर्टिकल 15 क्लॉज 5, मतलब इस तरीके से याद रखिए 342A, उसके साथ में 15 क्लॉज 4 क्लॉज 5, उस तरीके से आप पाएंगे, एंड 16 क्लॉज 4, ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके रिस्पेक्ट में, मतलब पढ़ाई के लिए जो भी कॉलेजेस है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस मतलब एससीबीसीज हो गए, एससी और एसटी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये इस तरीके से याद रखिए कि क्लॉज 5 की बात हो रही है। अगर आप उस तरीके से देखेंगे कि हर किसी के लिए एडवांसमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्लॉज 4 की बात हो रही है। मतलब ऐसे देखें कि पहले एडवांसमेंट की बात की गई है, फिर और डेप्थ में जाके एजुकेशन एडवांसमेंट की बात की है, उसके बाद में और डेप्थ में जाके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत किस चीज की बात की गई है कि रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन विच इन ओपिनियन इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। मतलब अगर स्टेट को लगता है कि इनको मतलब पब्लिक सर्विसेज में जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मराठा का जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अगर उतना नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और वो उसके एडवांसमेंट के लिए कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट और उसके रिस्पेक्ट में जो है कुछ रिजर्वेशन रख सकता है। तो ये एक एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है उसके मैंडेट है, जिससे हमको पता चलता है कि रिजर्वेशन की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको लीगल सैंक्शन है, एक तरीके से मॉरल सैंक्शन है, तो वहां से कहीं ना कहीं उभर के निकल के आती है। तो ये एक उसके बेसिक ग्राउंड्स थे। उसी के बाद में आप देखेंगे कि कुछ लोग इस रिजर्वेशन को फेवर करते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि मराठा रिजर्वेशन होना चाहिए। अब उनका जो तर्क है ये क्यों होना चाहिए उसको देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से एनसीबीसी होता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएसटी होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, या उस तरीके से एनसीएसटी एससी या एसटी होता है, ये जो कमीशन है ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिव इनकी जो कम्युनिटी है एससी एसटी ओबीसी, इनके तहत सारी चीजें देखते हैं कि इनका जो अपलिफ्टमेंट है, जो होना चाहिए अपलिफ्टमेंट, उनके लिए जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं डेटा के रिस्पेक्ट में, स्टैट्स के रिस्पेक्ट में, या फिर गवर्नमेंट जॉब में, या दूसरे पहलू के रिस्पेक्ट में उनकी क्या ग्रोथ है, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके जो भी डेटा, ये सारी चीजों को रिपोर्ट तैयार करते हैं उसके ऊपर, उनकी कोशिश रहती है कि इनको अपलिफ्ट करना है। वहीं पे आप देखेंगे कि स्टेट के रिस्पेक्ट में महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, ये बैठा था, ये इनकी इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो ये रिकमेंड करते हैं। और उसी के तहत अगर इनमें भी आप देखेंगे तो एक नारायण राणे कमेटी बैठी थी, तो कब बैठी थी, 2014 के अंदर। तो इस कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उसके रिपोर्ट में कुछ इस तरीके से था कि 16% जो रिजर्वेशन है वो मराठास को देना चाहिए। अभी कितना दिया गया, 10% इस बिल के तहत, लेकिन उस कमेटी ने बोला था 16% रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस तरीके से उसको स्टे कर दिया था, वो जो भी चीज थी उसको स्टे कर दिया। तो कमेटी कहती है रिजर्वेशन देना चाहिए 16% का, हाई कोर्ट में जाता है, वो स्टे हो जाता है, मतलब अगेन इट केम एट हॉल्ट। तो कहीं ना कहीं लोग उसके विरोध में आएंगे कि यार रिजर्वेशन इतना आगे बढ़ चुका था, मतलब रिपोर्ट आ गई थी, सरकार भी देने को तैयार थी, सारा कुछ खत्म हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट उसको स्टे लगा देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग थे जिन्हें ये चीज मिलने वाली थी वो इसके प्रोटेस्ट में आए, वो एक चीज हो गया। उसी के साथ में गायकवाड़ कमीशन 2018 में इनकी रिपोर्ट आती है, ये भी इसी तरीके से एक बैकवर्ड क्लास कमीशन के रिस्पेक्ट में इनकी रिपोर्ट आती है। तो ये कहते हैं कि जो 16% रिजर्वेशन है ये थोड़ा ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन और जॉब, दो पहलू हो गए ना, हम दो पहलू की बात कर रहे हैं, एजुकेशन और जॉब। एजुकेशन में 12% कर दिया और जॉब के अंदर 13% कर दिया, उस तरीके से। तो ये मतलब उसको घटाने की कोशिश की, उसको घटाया, लेकिन डिस्पाइट दैट आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस तरीके से कर दिया, खारिज कर दिया, फिर से इसको खत्म कर दिया। तो फिर से पीपल कम इनटू प्रोटेस्ट। तो ये जो चीज है कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही है, उसमें देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि जो इंदिरा साहनी केस 1992 के तहत कहा गया था कि 50% जो लिमिट है उसको ब्रीच नहीं करना है, ये तो ब्रीच हो रहा है, तो उसके ग्राउंड पे इसको कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया। एक ये चीज था। उसी के साथ में आप देखेंगे कि दूसरे क्या पहलू आ जाते हैं इसको सपोर्ट करने के। आप पाएंगे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भी ये कमीशन है उसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि इन्होंने ड्राफ्ट किया एक उस तरीके से रिपोर्ट उनका आया, जिसके तहत जो भी हम प्रेजेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो 10% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ नीड फॉर रिजर्वेशन। वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को, किस ग्राउंड्स पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर होते हैं तो उस केस में 50% को ब्रीच कर एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। मतलब कि जो 50% है ना, ऐसा नहीं है कि ये मतलब मस्ट है, हर सिचुएशन में ये लगना चाहिए, जो भी इंदिरा साहनी केस में कहा गया है। इनका तर्क है कि मराठा के केस में उस तरीके से कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है कि इनको देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये नंबर 62% जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज उनका तर्क था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है उसकी वजह से कह रहे थे कि हम ये दे रहे हैं। तो ये पहलू है। उसके बाद में इन्होंने फिर से बिल लाया। अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि फिर से बिल लाया अबव द 50% सीलिंग सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट 1992 के केस में जो था उसके अगेंस्ट में जाकर उस तरीके से ये बिल आया है। अब ये जो प्रोविजंस है और यूनानिमसली आया है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि सोशल जस्टिस का पहलू है या फिर पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज किया जाता है। ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि और चीजों को देखिए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखेंगे सिंस जितनी बार भी इसको बार बार लाने की कोशिश की जा रही है, बार बार जुडिशरी कहीं ना कहीं इसको खारिज करती है, फिर से सरकार उसको ला देती है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? तो कहीं ना कहीं सरकार इसको ला रही है तो जो पॉलिटिकल मोटिव है वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। बहुत सारे लोग हैं, पूरा कम्युनिटी है जो उसके लिए डिमांड कर रहा है। तो ये बार बार चीजें आ रही है, और किस टाइमिंग पे आती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इलेक्शन होता है, अगर आप 2024 की बात करेंगे, 24 में नवंबर में असेंबली इलेक्शंस थे, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कि इसी के फेब या जैन के आसपास इस तरीके से बिल को टेबल किया गया और उसको यूनानिमसली पास कर दिया गया। तो उसी साल ये रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा, उसी साल ये देखने को मिला हमको। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन्स तो दिखता है इसके रिस्पेक्ट में। और आप देखेंगे कि जो लोग फेवर में है इस बिल के, मराठा रिजर्वेशन के, वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइजेशन हुआ है मराठास का। मतलब कहीं ना कहीं वो सफर किए हिस्टोरिकली। आप देखते रहेंगे तो कैसे सफर किए। उनकी डिमांड है कि हिस्टोरिकली वो डोमिनेंट रहे हैं, मराठा एम्पायर के रिस्पेक्ट में देखेंगे डोमिनेंट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दे हैव फेस मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और दूसरे स्पेयर में। मतलब पढ़ाई के रिस्पेक्ट में उनके पास एजुकेशन कम है, पूरी कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में देखे। उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब पब्लिक सेक्टर में जो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो कम है, या प्राइवेट सेक्टर के रिस्पेक्ट में आप जॉब वो भी कम है। मतलब मेजर इनका जो
उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट है, वो एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में, और ज़्यादातर लोग स्टिल रूरल एरियाज में रहते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हुए हमको देखने को मिलता है कि अगर ये रिजर्वेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सोशल मोबिलिटी पाना, और एक तरीके से खुद को उस स्टेचर पे ले जाना जहां पे ये बहुत ही डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। तो गायकवाड़ कमीशन ने जो भी उनकी रिपोर्ट्स थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो 16% का रिजर्वेशन है जिसको 13 और 12% करना है, उनके रिपोर्ट के तहत वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग आप देखेंगे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, रूरल एरियाज में है, उनके मड हाउसेज हैं। मतलब ये सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स था, उसके बेसिस पे ये रिजर्वेशन के नंबर्स रखे गए थे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट लिटरेट ऑल्सो, पढ़े लिखे भी नहीं है। तो ये सारे ग्राउंड हो जाते हैं कहीं ना कहीं जो एक रैशनल बनाते कि नहीं यार रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए बिकॉज दिस इज द थिंग। ये सारे लॉजिकल ग्राउंड्स है, जो पॉइंटर्स है जो ध्यान में आते हैं। उसी के साथ देखेंगे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी बहुत है रूरल एरियाज में, एक तो ये, उसके साथ साथ इकोनॉमिक चैलेंजेस है, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये लोग डिसएडवांटेज हो जाते हैं। और सिमिलरली जो शुक्र कमीशन था वो डिस्क्राइब करते कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की भी सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर में इनकम कितनी बड़ी है, आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में इनकम है वो भी समय के साथ में डिक्लाइन ही हुई है। तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। और उसी के साथ में उसका जीडीपी को कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, हमारे एग्रीकल्चर में 42% हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का, वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15 से 18% का है, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, वहाँ पे जीडीपी को कंट्रीब्यूशन भी इतना कम मिल रहा है, मतलब आधे से भी कम जीडीपी को कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ नहीं है। सो दिस आर ऑल दी पॉइंट्स जो फेवर करते हैं मराठा रिजर्वेशन को, कि हिस्टोरिकली वो बैकवर्ड है, और ये सारी सिचुएशन एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस बात को आगे रखता है। लेकिन जो इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है, जो कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो बहुत इलॉजिकल हो जाएगा। उनका सिर्फ ये नहीं कहना है कि 50% लिमिट को ब्रीच कर रहा है, वो इससे आगे जाकर कहते हैं कि ये जो भी रिपोर्ट्स में बताया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है। आप सोचेंगे रिपोर्ट्स में कैसे इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है, कि इतना रिसर्च करके चीज़ें निकाली गई है उसके बावजूद। तो आप चौंक जाएंगे इन चीज़ों को देखकर। आप पाएंगे कि जो एक और पहलू हो जाता है कि जो फेवर में वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है पब्लिक सर्विसेज में वो भी कम है, जो हमने आगे डिस्कस किया। उसी के साथ में इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये लोग मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए हैं। उसी के साथ में एंड सिमिलरली सोशल मोबिलिटी वगैरह नहीं है इनके पास, और आप उस तरीके से पाएंगे कि ये लोग जो है इतना, इनका नंबर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मराठास टोटल 28% हमने बात की, मतलब पूरे महाराष्ट्र का 28% पॉपुलेशन मराठास है। और महाराष्ट्र के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो 19% रिजर्वेशन ओबीसीज को दिया गया है। अब आप अगर ऐसा करते हैं कि 28% और 19%, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से ये 50% के आप इस नंबर को पहुंचा देंगे। मतलब मराठास को अगर आप ओबीसीज के अंदर ब्रैकेट में डाल देते हैं, इनको भी ओबीसी का दर्जा दे देते हैं, तो 48% ओबीसीज हो जाएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से इस ब्रैकेट में डालना। इसलिए उनका कहना है कि आप कहीं ना कहीं इस तरीके से हमको 10% का अलग ही रिजर्वेशन दे दीजिए, या फिर अगर आप 10% यहाँ पे भी एक्सटेंड करते तो भी बड़ा नंबर हो जाता है। तो कहना है कि अलग हमको रिजर्वेशन दे दीजिए ओवर एंड अबव दिस थिंग। तो ये इनकी डिमांड है, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो उसके अगेंस्ट में वो कहते हैं कि ये सारे जो पहलू है ये ठीक है, ये जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इरेगुलरिटी सारी चीज़ देखने को मिल रही है। तो उनका उस तरीके से तर्क है कि सोशल और इकोनॉमिक जब बैकवर्डनेस की बात करते हैं तो आप समझेंगे कि हिस्टोरिकली ये तो लैंड ओनर्स रहे हैं ना। अगर मराठा अंपायर के समय से देखेंगे तो देवर संबंध जो जमीनों को ओन करते थे, जमींदार उस तरीके से थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें वगैरह हैं। अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिली है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी उनके पास सिग्निफिकेंट है। मतलब एमएलएस के रिस्पेक्ट में देख लो, एमपीज के रिस्पेक्ट में देख लो, इनके कम्युनिटी से बहुत भारी भरकम तरीके से या नंबर में एमपीज एमएलएस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब पॉलिटिकली उनके पास अच्छी स्टैंडिंग है, लैंड ओनरशिप इकोनॉमिकली अच्छी स्टैंडिंग है, तो फिर रिजर्वेशन डिमांड क्यों कर रहे हैं वो, ये उनका क्वेश्चन है जो इसके अगेंस्ट में है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि 75% जो लैंड है स्टेट का वो कहीं ना कहीं मराठास ओन करते हैं। मतलब पूरा महाराष्ट्र है, उसमें से आप देखेंगे कि उस तरीके से पाएंगे कि 75%, मतलब इतनी पूरी जमीन जो है कहीं ना कहीं मराठास ओन करते हैं। और मराठास का पॉपुलेशन कितना 28%। मतलब रिजर्वेशन का तो कोई तर्क ही नहीं बनता है, इतनी ज्यादा जमीनें आपके पास, तो रिजर्वेशन क्यों चाहिए, ये एक पहलू हो जाता है। उसके साथ साथ उनका कहना है कि अगर शुगर फैक्ट्रीज के रिस्पेक्ट में देखेंगे, मतलब अगर 105 शुगर फैक्ट्रीज है उसमें से 86 शुगर फैक्ट्रीज, मतलब मेजॉरिटी, मतलब 70-80% शुगर फैक्ट्रीज भी मराठा जोन करते हैं। मतलब इकोनॉमिक वे में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, कहीं एडवांटेज में ही लग रहे हैं अगर उस रिस्पेक्ट में देखें। और 55% जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है और 70% जो कोऑपरेटिव बॉडीज है ये भी मराठा ओन करते हैं। मतलब हर पहलू में देखेंगे, हर वर्टिकल में देखेंगे मराठास आगे हैं। फिर रिजर्वेशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं,
और उसमें आप देखेंगे कि डोमिनेंट है पॉलिटिकल लैंडस्केप में कहीं ना कहीं 20 में से 11 जो चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो जितने भी मुख्यमंत्री रहे 20 में से 11 मतलब आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं मराठास थे। तो फिर रिजर्वेशन की डिमांड क्यों हो रही है? इस तरीके से इतना पॉलिटिकल फर्वर है, इतना पावर है, स्ट्रेंथ है उनके पास, तो फिर ये डिमांड क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्वेश्चन वाली बात आ जाती है। और इसी के साथ में अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एमएलएज की बात करें तो जो 60% जो इनके एमएलएज हैं वो कहीं ना कहीं मराठा कम्युनिटी से रहे 1960 से। सिग्निफिकेंट नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर 30% है और इतना ज्यादा बाकी नंबर उससे ऑब्वियसली ज्यादा निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाली बात आ जाती है कि रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है तो एक पॉलिटिकल टूल है या किस तरीके से जो भी रिपोर्ट्स बन रही है जिसमें ये सारे डेटाज आ रहे हैं ये इनएडिक्वेट है या इरेगुलरिटीज है उसमें, ये क्वेश्चन वाला बात हो जाता है। तो उसी में अगर आप समझेंगे कि डिटेल इंक्वायरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं आई थी ये 9 दिन के अंदर ही आ गई थी। मतलब इतना जल्दी किस तरीके से रिपोर्ट्स आ गई, मतलब बहुत सारी रिपोर्टों को इतना समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं, ये 9 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये पब्लिक भी नहीं की गई है, क्या इसका डिजाइन था, क्या क्वेश्चनर थे, किस तरीके से चीजें थी, कौन सा सैंपल साइज था, वो भी हमें नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल मतलब क्वेश्चन के घेरे में आ जाती है ये चीज कि दिस इज हाईली क्वेश्चनेबल, किस तरीके से चीजें हो रही है। और जो मराठास को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड आप डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ना SEBC, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, है ना, ये चीज कही जा रही है, लेकिन ये तो फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि जब आप शुक्रे कमीशन की रिपोर्ट देखोगे तो वो ध्यान देती है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे। मतलब शुक्रे कमीशन कहता है कि मराठास के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ये चीज समझ में आती है, लेकिन सोशली और एजुकेशन बैकवर्डनेस के बारे में तो बात नहीं की गई है। तो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें जो रिजल्ट निकल के आ रहा है और एक्चुअल में जो इनकी डिमांड की जा रही है उसमें मिसमैच है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज निकल के आती है। तो ये दिक्कत वाली बात है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि 84% जो भी मराठास हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये वो रिपोर्ट का कहना है। उसके साथ साथ 21% मराठास फैमिली BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। और उसी के साथ में 94% जो महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में 94% जो भी फार्मर सुसाइड करते हैं वो मराठास हैं। ये बहुत कंटेंशियस क्लेम्स निकल के आते हैं। मतलब आप समझिए अगर 100 फार्मर हैं उसमें से 100 फार्मर ने अगर उनका सुसाइड कमिट करते हैं तो उसमें से 94 फार्मर्स मराठास हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। मतलब गिवन दैट कि मराठास आर मेजरली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर वगैरह, लेकिन फिर भी 94% जो है ये एक बड़ा नंबर है और ये बड़ा कंटेंशियस क्लेम निकल के आता है। तो ये जो है ये सारी क्वेश्चनेबल चीजें हैं, तो उसकी वजह से पीपल आर अगेंस्ट मराठा रिजर्वेशन वगैरह। उसी के साथ में अगर लीगल कंसर्न्स के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके से 52% है अभी इनके पास है, और इस तरीके से SC ST OBC विमुक्ति जाति और नोमैडिक ट्राइब्स में इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये चीज देखने को मिलता है। उसके साथ में एक्स्ट्रा 10% जो इस नंबर को ले जाएगा 62% पे, ये पहलू है। इसी के साथ में अगर आप 50% के ऊपर जाते तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लीगल कंसर्न आ जाते हैं 1992 इंदिरा सानी केस, 15% के ऊपर नहीं जा सकते, ये पहलू है। और अगर आप प्रीवियस मराठा रिजर्वेशन के अटेम्प्ट्स देखें हर बार वो फेल हुआ है। तो अभी जो बिल आया 2024 में ये कितना ठीक तरीके से काम कर पाएगा, आगे चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से इसको हॉल्ट कर देगा, फिर आगे क्या होगा। तो मतलब ऐसा है कि लोगों, पॉपुलेशन जो है उसकी डिमांड है कि ये रिजर्वेशन चाहिए, सरकार उसको हर तरीके से समर्थन कर रही है। सरकार जब समर्थन कर रही है उनका जो गेन है उनको है कि पॉपुलेशन हमें वोट करे और हम पावर में रहे, लेकिन इसको फिर जुडिशरी आकर चेक में ला देती है। जुडिशरी कहती है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो चीज है ये पूरा सर्कल चलते जा रहा है, और कब तक चलेगा, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो भी चीज चल रहा है शॉर्ट टर्म वाला चीज है, वी हैव टू सी व्हाट हैज टू बी डन इन लॉन्ग टर्म, इसके रेपरकेशंस क्या होते हैं, इंपैक्ट क्या होता है। और ये जो भी चीजें हैं, ये जो रिजर्वेशन की डिमांड है इसके पीछे कोर इशू क्या है, मतलब लोगों को रिजर्वेशन की डिमांड है क्यों, ये सारी चीजें इसको समझना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। उसी के साथ में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कुनबी सर्टिफिकेट कंट्रोवर्सी। मतलब ये जो कमीशन था, इनकी जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें उस तरीके से था कि मराठा के जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, अगर आप उस तरीके से देखेंगे, ये पर्टिकुलर सेज स्वेर, उसको क्या कर दिया गया था, एज अ कुनबी डिस्क्राइब कर दिया गया था। तो उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गया था कि इस तरीके से कैसे मतलब लिंकेज दिखा दिया जा रहा है, दिस वाज प्रॉब्लमैटिक। और जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने क्वेश्चन उठाया है वायबिलिटी ऑफ द न्यू रिजर्वेशन, और उसका उस तरीके से इम्पैक्ट क्या होगा एग्जिस्टिंग 19% जो OBC रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में, वो चीज़ है। तो ये देखने को मिलता है। मतलब सारी कहानी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन देखने को मिलती है, क्योंकि टाइमिंग जो था हमने बात की फेब में, और उस तरीके से नवंबर में इलेक्शन थे, ये देखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल गेन की बात हो जाती है। उसी के साथ साथ इलेक्टोरल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रख के
किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप महाराष्ट्र के मैप को देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है दिस इज मराठावाड़। तो मराठावाड़ में सिग्निफिकेंट आप देखेंगे हर पार्टी के पास में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी है जिसके पास ज़्यादा उस तरीके से वोट गेन्स हैं। मतलब ये कंटेंशन वाला चीज़ है कि मतलब आप पाएंगे कि ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज आर प्लेइंग ओवर हियर, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट्स यहाँ पे 46 हैं, सिग्निफिकेंट सीट्स हैं। तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पे खेल रही है कि किस तरीके से इनको अपने साथ लाया जाए। तो हर कोई उस तरीके से कोशिश करता है कि रिजर्वेशन वाली जो कैरेट है ये दी जाए, या ये जो टैक्टिक है ये अपनाई जाए। तो ये एक पहलू हो जाता है। और उसी के साथ में आप देखेंगे कि जो राइजिंग डिमांड है, मतलब आज मराठास मांग रहे हैं, कल कोई और कम्युनिटी मांगेगी, फिर और कोई कम्युनिटी मांगेगी। तो ये नेवर एंडिंग चीज़ है, ये कभी खत्म नहीं होगा, राइट? ये कभी नहीं खत्म होगा। तो ये जो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इसको कहीं ना कहीं तो देयर हैज टू बी अ फुल स्टॉप, या फिर जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि काफी बार आप देखते हैं कि मराठास में भी आप देखेंगे देयर इज अ डोमिनेंट पीपल या डोमिनेंट उसमें कैटेगरी है, वो उसको क्लेम कर जाते हैं, जबकि एक्चुअल में जिसको नीड होती है, जो सरकार का मोटिव होता है कि जिनको मिलना चाहिए था उनको तो मिलता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। तो उसी की वजह से कहीं देखेंगे कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इसमें। क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि इनकम एग्रीकल्चर में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व है, 42% इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। तो वहां पे आप देखेंगे कि इनकम जो है वो गिरते हुए देखने को मिल रही है, ज्यादा उस तरीके से पोटेंशियल नहीं देखने को मिल रहा है। ये एक दिक्कत हो जाती है। और उसी के साथ साथ कोई ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, स्किलिंग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से कहाँ शिफ्ट करें। सिमिलरली अगर जॉब मार्केट की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जॉब मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में वेजेस एंट्री लेवल पे बहुत कम होते हैं। ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब प्राइवेट सेक्टर में घुस नहीं पा रहे, तो उस वजह से पब्लिक सेक्टर एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी भी है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं रिजर्वेशन वाली जो चीज है वो हेल्प कर सकती है। तो उसी वजह से जो पब्लिक सेक्टर की जॉब है उसके लिए उसकी डिमांड है, और उस डिमांड को एक तरीके से फुलफिल किया जाए, उस भरा जाए, उसके लिए SEBC देखेंगे इस कैटेगरी में मराठा रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमको हेल्प कर देगा। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसके पीछे ग्राउंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठा रिजर्वेशन, सिंगुलर एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के रिस्पेक्ट में। आप देखेंगे पाटीदार्स इन गुजरात या फिर कापूस इन आंध्र प्रदेश या जाट्स इन हरियाणा, इनके भी डिमांड कुछ इसी तरीके से सेम फॉरवर्ड पे आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस आर द ऑल थिंग। और अगर एक चीज को कहीं ना कहीं उस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है तो देन नेक्स्ट ये कंटिन्यू होगा। ये नेवर एंडिंग ट्रेल है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस वजह से राइजिंग डिमांड देखने को हमको मिल रही है। एंड उसी के साथ में आप देखेंगे कि रिलेटिव डेप्रिवेशन भी होता है। अब ये क्या होता है कि जब कोई कम्युनिटी को महसूस होता है कि उनके रीजन में दूसरी कम्युनिटी है वो अच्छा स्टेचर पा चुकी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वी ऑल्सो हैव टू राइज टू दैट लेवल। अब उसके लिए ये एक अच्छा बेटर टूल लगता है कि इकोनॉमिकली हमें हेल्प कर देगा, सोशल मोबिलिटी हमको मिल जाएगी। तो ये एक रीज़न हो जाता है। और उसी के साथ में इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए अगर ये कम्युनिटी है, इसमें ये जो ग्रुप है ये बेटर स्टैंडिंग में है, ये ग्रुप बेटर स्टैंडिंग में नहीं है, तो ये जो इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशन है ये भी कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है कि दे ऑल्सो डिमांड कि हमें रिजर्वेशन चाहिए सो दैट वी हैव अ गुड स्टैंडिंग, राइट। तो ये हमको देखने को मिलता है। एंड इकोनॉमिक डिवीजन अगर आप देखेंगे मराठावाड़ की हमने जो बात की थी उस तरीके से ये वाला जो रीजन है यहाँ पे भी इकोनॉमिक डिविजन आपको देखने को मिलेंगे फार्मर्स में। नॉट ऑल फार्मर्स आर समवन जो बहुत ही इकोनॉमिकली खराब स्थिति में, मार्जिनलाइज स्थिति में है। देयर आर पीपल जो लैंड ओनर्स हैं, वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो दैट इज देयर, ये सारी चीज़ें हैं, ये नुआंसेस हमको देखने को मिलते हैं। अब जब रिजर्वेशन अगर दे दिया जाए तो उसकी वजह से इंपैक्ट क्या होता है, किस तरीके से हेल्प करता है। आप देखेंगे कि सोशल जस्टिस देखने को मिलता है। मतलब जो लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल मोबिलिटी की वजह से वो हो पाती है। मतलब जो हिस्टोरिकली उनके साथ इनजस्टिस हुआ था वो कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है, वो चीज़ देखने को मिलती है। और उसकी वजह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको प्रोवाइड हो जाता है। मतलब इस तरीके से समझिए कि ये हर किसी के लिए स्टार्टिंग लाइन अलग होता है। आप समझेंगे कि अगर समवन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम हियर और बाकी लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाता है कि वो भी यहाँ से आकर स्टार्ट कर पाए। तो ये जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से सोशल जस्टिस का जो पहलू है वो हमको रिफ्लेक्ट होकर देखने को मिलता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह जाए या पीछे रह जाए और बाकी सब डेवलप कर जाए। दिस इज नॉट गुड। तो ये जो चीज़ है
ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन उसमें हेल्प करता है। उसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। पब्लिक सेक्टर में आप देखेंगे कि बहुत सारे कास्ट होते हैं जिनको इतना रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है कि उनको एक पुश मिल जाता है। ये जो पुश है उसकी वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, और जब पॉलिसी मेकिंग होती है तो उनके विचार, उनके जो ओपिनियंस होते हैं, उनके कंसिडरेशंस होते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर वहां पे उसको फ्रेमवर्क में लाया जाता है। तो हर किसी का जो विकास होता है वहां से रिफ्लेक्ट होता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि एक बहुत बेहतर अच्छी बात की जाती है रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में, इसका जो गोल है वो है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक तरीका होता है फॉर्मल इक्वालिटी का, कि मतलब आप बराबरी दे दो, लेकिन मतलब इस तरीके से समझिए कि अगर ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये और ये इक्वल है, और ये और ये इक्वल है, आप इनको 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 उस तरीके से बराबरी दे दो, राइट। इन हर किसी को आप इक्वल ट्रीट कर रहे हो, ये एक चीज हो गया। लेकिन सब्सटेंटिव इक्वालिटी में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं सिर्फ इक्वल ट्रीट करने से क्या हो गया, मतलब एक्चुअल जो जरूरी चीज है वो है कि इस इक्वल ट्रीटमेंट से कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को बेटर कर पाए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कैसे कर पाएंगे, तब कर पाएंगे जब आपकी जो आउटकम्स होंगे, जो आपने रिजर्वेशन दिया है उसकी वजह से जो आउटकम्स होंगे, सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन और इसके रिस्पेक्ट में जो भी ग्रोथ है वो देखने को मिलनी चाहिए। जब ये होता है तब हम कहते हैं कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी हमको देखने को मिला है, कि रिजर्वेशन ने सिर्फ ऐसे ही रिजर्वेशन नहीं था कि किसी का उस तरीके से उस कैटेगरी में आ गया और उसको पुश मिल गया, लेकिन उस पुश की वजह से उसने पूरी कम्युनिटी को किस तरीके से अपलिफ्ट किया और कैसे उसके आउटकम्स बेहतर थे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का कोर एम या गोल है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बन के निकलता है। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी कि क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, मतलब जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या जजमेंट्स रहे इसके रिस्पेक्ट में, तो आप देखेंगे हमने बात की इंदिरा साहनी केस की 1992 में ये कहा गया कि ठीक है एक लिमिट रखते हैं 50% की, इसके ऊपर कोई भी नंबर जाता है तो फिर ठीक नहीं होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मतलब 50% तक रिजर्वेशन वाली जो बात है वो 1992 में इंदिरा साहनी के केस में देखने को मिली। उसके बाद में नागराज वाला 2006 में केस हुआ, तो उसमें हमको ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशन रखी थी। क्या रखी थी? 3 कंडीशन रखी थी। किसके रिस्पेक्ट में? एससी और एसटी के रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें एससी बीसी नहीं है, ओबीसी नहीं है, एससी एसटी है। नागराज केस 2006, इसमें क्या 3 कंडीशन थी कि अगर आपको एससी एसटी के रिस्पेक्ट में देखना है, उनको रिजर्वेशन देना है या किसी कास्ट को उसमें इंक्लूड करना है, तो आप कुछ डेटा ला के दीजिए हमको कि ये एक्चुअल में जो कास्ट है ये बैकवर्ड है, ये डेटा चाहिए हमको। दूसरा है कि फैक्ट होना चाहिए कि इनका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, इतने लोग नहीं है इनके, ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी हो गई कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब अगर आप इस कास्ट को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो भी उनको पुश मिलेगा, तो वो जो पुश फैक्टर है कि उनको कुछ कंसेशंस मिलेंगे, उस कंसेशन की वजह से कहीं ना कहीं मेरिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मेरिटोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी है कि मतलब जो काम होगा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब आपने किसी को एक पुश देकर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। तो वो जो एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये 3 पहलू थे। उसके बाद जर्नैल सिंह का केस आता है 2018 में। वो कहते हैं कि जो डेटा वाला चीज है ना, इसको हटा दो, इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2 पे ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका इतना कितना रिजर्वेशन है, कितना उनका रिप्रेजेंटेशन है। और उसके साथ साथ दूसरा हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये हुआ। और उसके साथ जनहित अभियान वाला जो चीज था, जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट में वो बात गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लाया गया था 2018 में, इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया गया था, ये जो था इसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ये ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में हमको देखने को मिला, तो ये आप देखेंगे कि ये सारा सेंटर के लेवल पे देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस और ये सारे रिजर्वेशन जो हमने मराठा के रिस्पेक्ट में देखे थे वो विद इन द कम्युनिटी या विद इन द महाराष्ट्र वाला चीज था। तो ये पहलू देखा, और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मैंडेट है हमने वो भी देखा। आर्टिकल 324 उस तरीके से, आर्टिकल 15, आर्टिकल उस तरीके से 16, 15 में भी आर्टिकल क्लॉज 4, क्लॉज 5, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि कौन सा एजुकेशन को सपोर्ट करता है, कौन सा जॉब के रिस्पेक्ट में है, वो सारी चीज़ें। अब इसी के साथ में जो इश्यूज निकल के आते हैं रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में, आप देखेंगे कि सोशल बैकवर्डनेस नॉट नेसेसरीली कास्ट बेस्ड। मतलब कोई अगर सोशली पिछड़ा हुआ है, जरूरी थोड़ी है कि वो जाति की वजह से ही पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन और ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ वही पहलू नहीं है। तो सिर्फ जाति के बेस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये कहाँ तक ठीक है, ये एक सवाल वाली बात आ जाती है जब हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देते हैं। उसी के साथ में जो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट होता है कि जो ऑलरेडी बेनिफिटेड है, मतलब कि आपने ये लेट्स से एबीसी कास्ट है, ये एबीसी कास्ट में जब आपने इनको रिजर्वेशन दिया तो कहीं ना कहीं इस एबीसी कास्ट में ये लोग थे, ये पावरफुल थे, तो सारा रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है इन्होंने हथिया लिया, तो जिनको बाकियों को मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है।
सिमिलरली आप देखेंगे कि हम जो बात करते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कि समाज में कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, कास्टलेस होना चाहिए, बिना कास्ट वाला सोसाइटी होना चाहिए, हर कोई बराबर ट्रीट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम इसकी बात करते हैं कास्टलेस सोसाइटी की, तो ये तो रिजर्वेशन उसके एकदम उल्टा काम कर रहा है ना। आप रिजर्वेशन की वजह से इस तरीके से एम्फसाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देकर आप उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि ये कास्ट है, ये कास्ट है, ये कास्ट है, इसको ये बेनिफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है उस तरीके से कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की वजह से कास्ट सिस्टम को और ज्यादा परपैचुएट कर रहे हैं, वो और ज्यादा चलता रहेगा। मतलब ये जो चीज है, जिस चीज को खत्म करने के लिए लाई गई थी, वो कहीं ना कहीं उल्टा बैकफायर कर रही है और उसको और बढ़ावा दे रही है। ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि एक बार रिजर्वेशन दे दिया तो फिर वो डिमांड बढ़ती जाती है, हर कोई डिमांड करेगा कि हमें भी चाहिए, छोटी मोटी चीज पर रिजर्वेशन की डिमांड हो जाएगी। और उसी के साथ में इंट्रा कास्ट इनक्वालिटीज होती है, उसको कहाँ टैकल किया जाता है। मतलब आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कास्ट है, अब इस कास्ट के अंदर भी तो इनक्वालिटीज हैं, जो हम इसकी बात कर रहे थे कि कुछ लोग बेनिफिट कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है पूरे के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप देखेंगे एससीबीसी में, ओबीसी में भी कहीं ना कहीं सब कैटेगराइजेशन की बात की जाती है, सब कैटेगराइजेशन, जिसमें कुछ इस तरीके से होता है कि इस एससीबीसी के अंदर ब्रॉड मतलब और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, ये पर्टिकुलर जो कास्ट है, इनको इतना देना चाहिए, इनको इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि और डेप्थ में जाकर जिनको मिलना चाहिए उनको टारगेट किया जा सके बेटर तरीके से बेनिफिशरीज को। ये इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। उसी के साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम अब पहुंचे वे फॉरवर्ड की तरफ। मतलब हमने देखा सारे चैलेंज, हमने देखे क्या फेवर में लोग बात कर रहे हैं मराठा रिजर्वेशन के, कौन लोग उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और उनके क्या पॉइंट्स हैं। उसके साथ साथ हमने पूरा इन सबको लिंक किया नेशनल लेवल पे, और वहाँ पे क्या डिमांड्स हैं और वहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। और उसी के सामने हम मतलब एंडिंग वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि अब रिजर्वेशन जो चीज़ है वो आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। अगर मराठा रिजर्वेशन की बात करें या रिजर्वेशन पॉलिसी जो इंडिया का पूरा है उस पर किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, या क्या सोल्यूशंस उसके हो सकते हैं, बेटर सोल्यूशंस जो कहीं ना कहीं हर किसी के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब हमने देखा कि 9 दिन में रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद उन्होंने सारा डेटा रिलीज कर दिया कि इस तरीके से चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कौन सा सैंपल लिया है वो पता नहीं है, तो बहुत मतलब समय लगेगा, चलेगा, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से और प्रिसीजन से जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उनको टारगेट कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। जब ये होगा तभी हम बेटर तरीके से पॉलिसीज को फ्रेम कर पाएंगे और एक्चुअल में जिनको जरूरत है उनको बेनिफिट कर पाएंगे। तो इसमें एक पहलू हो जाता है सब कैटेगराइजेशन का, जो हमने पीछे भी बात किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज अ गुड फ्रेमवर्क टू गो अहेड विद जो भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बैलेंस तरीके से हमें प्रमोट करना है। तो जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है, खास करके डोमिनेंट कम्युनिटीज जब वो रिजर्वेशन प्रोक्लेम कर रही है, क्लेम कर रही है, जब उनके पास मतलब ऑलरेडी दे आर इन गुड पोजीशन फिर भी क्लेम कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन होता है अग्रेरियन डिस्ट्रेस का या लैक ऑफ क्वालिटी जॉब्स का। मतलब रिजर्वेशन जब क्लेम किया जा रहा है तो आप देखिए इंसान रिजर्वेशन कब क्लेम करता है, इंसान रिजर्वेशन तब क्लेम करता है जब कहीं ना कहीं उसे रहता है कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है और मेरी जॉब या मेरा काम, ये सारी चीज़ें सीधी खतरे में है। तो ये जो खतरा वाली चीज़ होती है, ये जो निराशा वाली चीज़ होती है, इसको कहीं ना कहीं आपको खुशी में तब्दील करना है। तो वो चीज़ करने के लिए क्या होता है कि आप उसके बैकग्राउंड देखिए। मतलब हम ध्यान दे सकते हैं जो अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, मतलब इकोनॉमी की रिस्पेक्ट में हमको बेटर करना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होगी तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड भी उस तरीके से चली जाएगी, उसका जो फ्लेवर है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली हम उतना दे पाएंगे हर किसी को जितना हर किसी को आवश्यकता, बेसिक नेसेसिटी है वो तो फुलफिल कर लेंगे हम। तो जो क्वालिटी जॉब्स है ये सारी चीज़ें और रिलेटिव डेप्रीवेशन ये नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे एक के रिस्पेक्ट में दूसरा बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं उसे डीमोटिवेट करता है, या कहीं ना कहीं उसमें एक इस तरीके से इच्छा जागती है कि मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है, और उसके लिए अगर ये शॉर्टकट और ये सारे प्रोटेस्ट के थ्रू इस तरीके से चीज़ें करता है, दैट इज़ नॉट राइट। तो ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लमेटिक है। सो दिस आर दी बैकग्राउंड। अगर ये रूट कॉजेस है इनको ठीक कर दिया जाए तो रिजर्वेशन का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं समय के साथ में ऑटोमेटिकली या फिर देखेंगे कम होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। और अभी के सिचुएशन में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, जिसके हिसाब से हम जिसको अभी प्रोवाइड कर पाए वो किया जा सकता है। एंड उसी के साथ में आप देखेंगे कि जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज की भी बात करें तो उसको ठीक किया करना चाहिए। जॉब क्रिएशन हो गए और ये सारी चीज़ें, और एक क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सब कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ टारगेट करने की बात कर रहे हैं कि जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। तो ये जो क्रीमी लेयर वाली बात हो जाती है कि एक्चुअल में जिनको मतलब अगर किसी का लेट्स से इफ नंबर इज 8 लाख, अगर कोई इसके अबव है तो वाई दे शुड बी गेटिंग द रिजर्वेशन, दे ऑलरेडी इन गुड पोजीशन। उसी तरीके से अगर नंबर रिवाइज होकर 12 हो जाता है या 15 हो जाता है, वॉट एवर बी द नंबर, लेकिन जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए।
the people who fall under the criteria of NCL non-criminal layer, they should be given the reservation, and those who are not, उसमें strict तरीके से उसको चेक करना चाहिए सारी चीज़ों को कि actual में they fall under this or not. तो ये सारे जो डेटाज हैं with respect to if you see different ministries या different departments, economic जो भी उनके डेटाज है वो सारे रिफ्लेक्ट होकर देखने को मिल सकता है. तो ये एक चीज़ हो जाता है. एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने सारा चीज़ देखा मराठा रिजर्वेशन में, वेदर इट इज़ अ सोशल जस्टिस वाला पहलू या वेदर इट इज़ अ पॉलिटिक्स वाला गेम. तो हमको ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि इट्स अ पॉलिटिक्स वाला गेम, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमको सोशल जस्टिस एक्चुअल सेंस में करना है तो हमें जॉब्स और ये सारी चीज़ों को बेटर करना होगा, इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना होगा, ये जो स्किलिंग है उस पर ध्यान देना होगा, रादर देन प्लेइंग दिस पॉलिटिकल गेम या फिर शॉर्ट टर्म के जो रिजर्वेशन गेन्स है वो सारी चीज़ें. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी मेन्स में GS2 में आप या GS 1 2 3 4 चारों जो पेपर है उसमें मिलाकर 430 से ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए, ये कोशिश है यूपीएससी CSE स्टडी IQ की. तो उसी वजह से अगर ये नंबर पर हमें पहुंचना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेंस मैजिक सीरीज में हम डेली क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसको बेटर तरीके से जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग ली है उसके हिसाब से आप यहाँ पे आंसर राइटिंग करें. तो ये आपके लिए होमवर्क है. क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो जुडिशियल चैलेंजेस फेस किए हैं. अगर मराठा रिजर्वेशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्या फेस किए, जुडिशियल चैलेंजेस क्या फेस किए. हर बार जुडिशियल चैलेंजेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि 3 बार तो ये रुक गया है, मतलब हॉल्ट आ जाता है, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट्स हैं, जो आर्टिकल्स है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे वो देखने को मिलता है. तो ये जो है मराठा रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये नहीं, इंडिया के ओवरऑल नेशनल लेवल पे भी आप उसको रिफ्लेक्ट करके देखना जो हमने डिस्कस किया, और उसके साथ साथ इंप्लीकेशन क्या होगा अफर्मेटिव एक्शन एंड सोशल जस्टिस पे, जो आगे जो वे फॉरवर्ड है उसके बारे में हमने बात की है. तो ये सारा चीज़ें, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है. आई होप एंड विश कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा. इफ़ यू रियली लाइक इट, डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और जो भी आपके फैलोज है उसके साथ जरूर शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन. आपकी जो मेंस की तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले, और ये जो नंबर है, ये जो मैजिक नंबर है, यहाँ तक पहुंचने की हमारी पूरी कोशिश है सो दैट आपका मेंस क्लियर हो, इंटरव्यू का कॉल आए, एंड देयर आफ्टर यू सर्टेनली गेट द सर्विस दैट यू वांट. थैंक यू सो मच.